Hello students, in this video we'll discuss chapter number 10, The Revolt of 1857. Students, according to me, this chapter is the most interesting chapter of entire class 8th history. आप क्लास 8th में जितनी भी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं उन सब में ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, मुझे ऐसे लगता है। आप लोग जब इसको रीड करेंगे तो बताना आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं। दूसरी बात, ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है इसको हम दो और नामों से जानते हैं। टू मोर नेम्स आर देयर फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857, out of which one is favorable or one is more used by Indians, that is फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दो नाम है, उन दो नामों में से बच्चा हम इंडियंस को एक नाम बहुत पसंद है, हम लोग इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहना पसंद करते हैं कि भाई हम भारतीयों ने पहली बार आज़ादी के लिए लड़ाई की कब, 1857 में। पर वहीं पर एक नाम है जो ब्रिटिशर्स का ज़्यादा फेवरेट है, वो है सिपॉय म्यूटनी। ब्रिटिशर्स इसे क्या कहते हैं कि भाई ये सिपॉय म्यूटनी था, हमारे अपने सिपाहियों ने जिन्हें हम सैलरी दे रहे थे उन लोगों ने हमारे खिलाफ क्या किया, रिवोल्ट किया। तो ऑल इन ऑल ठीक है, जो हमारे लिए अच्छा था वो ब्रिटिशर्स के लिए कभी अच्छा हो ही नहीं सकता था। तो जिस चीज़ को हम अच्छा बोलेंगे ब्रिटिशर्स उसे कभी अच्छा बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो देखते हैं 1857 में इंडिया में क्या चल रहा था। तो बेटा 1857 में ऐसा कुछ हुआ जिसने ब्रिटिश फाउंडेशन को हिला के रख दिया, और वो क्या हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था बेटा 1757 में। इसके 100 साल बाद, मतलब आफ्टर 100 ईयर, जो हमारे अंदर गुस्सा था, जो हमारे अंदर रिसेंटमेंट था, है ना, किसके खिलाफ, अनजस्ट, एक्सप्लॉयटेटिव एंड ऑप्रेसिव ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। अनजस्ट का मतलब होता है अनुचित, जो कि फेयर नहीं है, अनफेयर। अनजस्ट मतलब अनफेयर, जो उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित है। एक्सप्लॉयटेटिव मतलब शोषण करने वाला, मतलब जो हमारा हर तरीके से क्या ही करे, एक्सप्लॉयटेशन करे, ऐसा था ब्रिटिश रूल। और ऑपरेसिव का मतलब होता है अत्याचारी। तो ये जो अनजस्ट, एक्सप्लॉयटेटिव, ऑपरेसिव ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसके अगेंस्ट में अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि इनका पूरा फाउंडेशन हिल जाएगा। ठीक है बात। तो यहाँ पर दो और वर्ड है जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। स्मॉल्डरिंग एम्बर्स मतलब सुलगते हुए अंगारे, मतलब स्मॉल्डरिंग फ्लेमिंग, ठीक है। एम्बर मतलब अंगारे होता है। तुम लोगों ने वो देखा होगा ना, लकड़ी वकड़ी के कोयल, लकड़ी को जब हम जला देते हैं वो पूरी जब जल जाती है तो उसके बाद जो ऑरेंज कलर का जो कोल जलता हुआ रहता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में कोल नहीं जल रहा था, मतलब हमारे दिलों में इस हद तक उस टाइम में नफरत पैदा हो गई थी ब्रिटिशर्स की अनजस्ट, एक्सप्लॉयटेटिव एंड ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में, कि अब हम उठ के लड़ने को रेडी हो गए थे। फिर से पढ़ें एक बार, चलो। 100 years after the Battle of Plassey in 1757, Battle of Plassey हुआ 1757 में, उसके 100 साल बाद जो चलते हुए धधकते हुए अंगारे थे, है ना, जो हमारे यहाँ गुस्सा था, रिसेंटमेंट मतलब होता है नाराज़गी, गुस्सा, जो हमारे अंदर एंगर था, किसके अगेंस्ट में था ये एंगर हमारे अंदर में, जो किसके अगेंस्ट में हम गुस्से में जल रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक्सप्लॉयटेटिव, अनजस्ट और ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में। हमेशा अनुचित व्यवहार करते थे, हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते थे और हम पे अत्याचार भी करते थे। अब ये इसमें एक्सप्लोजन होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लोडेड इनटू फ्लेम्स, है ना। अब एक्सप्लोजन होगा और इस एक्सप्लोजन से, इस फ्लेम से, इस जलती हुई आग से पूरा के पूरा ब्रिटिश फाउंडेशन हिल जाएगा। शुक, शेक का सेकेंड फॉर्म शुक, पूरा के पूरा ब्रिटिश फाउंडेशन हिला के रख दिया 1857 के वॉर में। The very foundation of British rule in India. British historians called it the Sepoy Mutiny. ब्रिटिश हिस्टोरियंस इसे क्या कहते हैं, सिपॉय म्यूटनी। वो हमें ही इसके खिलाफ कहते हैं कि भाई ये जो आप लोग थे इंडियन सोल्जर्स, हमें इतनी अच्छी सैलरी दे रहे थे, ये हमारे अंदर जॉब्स कर रहे थे, फिर भी इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, तो वो क्या कहते हैं, इसे सिपॉय म्यूटनी। पर जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं इसे ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 या
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के लिए लड़ा गया पहला वॉर। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में आपको जो जानने वाली बातें हैं वो स्माउल्डरिंग एम्बर्स मतलब जलते हुए अंगारे, ऑफ रिसेंटमेंट एंड एंगर, और ये जो अंगारे थे बेटा कोल वोल नहीं जल रहा था, हमारे अंदर गुस्सा जल रहा था। ठीक है, किसके खिलाफ? अनजस्ट मतलब होता है अनुचित, एक्सप्लॉयटेटिव मतलब शोषण करने वाली, ऑप्रेसिव मतलब अत्याचारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हमारे मन में अंगारे जल रहे थे। और फिर हमने कुछ ऐसा किया कि पूरे ब्रिटिश फाउंडेशन का क्या मतलब जो बेस है वही हिला के रख दिया। इंडियंस इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस बोलना पसंद करते हैं, वहीं पर ब्रिटिश इसे सिपाही म्यूटनी बोलना पसंद करते हैं। अब हम देखेंगे कि भैया कॉजेज क्या थे रिवोल्ट के, कारण क्या थे इस रिवोल्ट के, है ना। तो पहला देखेंगे पॉलिटिकल कॉजेज। तो ये जो अग्रेसिव एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी थी जो कौन लेके आए थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन कौन सी पॉलिसी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, आप लोगों ने मणिकर्णिका का देखी होगी ना, झांसी की रानी वाली जिसमें कंगना रनावत होती है, उसमें दिखाया है कौन सी पॉलिसी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो ये जो बहुत ही अग्रेसिव एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी यूज़ कर रहे थे लॉर्ड डलहौजी, इसके अगेंस्ट में बहुत नाराज़गी थी, बहुत गुस्सा था इंडियन रूलर्स के मन में, है ना, और उनके सब्जेक्ट के मन में भी। जैसे बेटा झांसी की रानी है तो पूरा झांसी उन्हें मदर फिगर के रूप में देखता है, पूरा झांसी उनको बहुत रिस्पेक्ट करता है। अगर ब्रिटिशर्स झांसी की रानी को परेशान करेंगे, इट मीन्स वहाँ के जो लोग होंगे वो भी ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं करेंगे, है ना। तो ना ही तो रूलर पसंद कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, ना ही तो रूलर्स के सब्जेक्ट मतलब जो आम जनता थी, पब्लिक थी, वो भी पसंद नहीं कर रही थी। जो डलहौजी थे अनजस्टली एनेक्स्ड सेवरल इंडियन स्टेट्स, डलहौजी ने थ्रू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को अपने कंट्रोल में कर लिया, एनेक्स कर लिया, टू फुलफिल हिज ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ ऑल नेटिव स्टेट्स। लॉर्ड डलहौजी का एक ही सपना था कि जितने भी नेटिव स्टेट्स हैं उन सबका पतन हो जाए, वो सब खत्म हो जाए और सिर्फ एक ही रूलर रहे इंडिया में, और कौन रहे? ब्रिटिशर्स। वो चाहते थे कोई मराठा एम्पायर ना हो, कोई झांसी की रानी ना हो, सिर्फ कौन हो? ब्रिटिश, ब्रिटिश और ब्रिटिश। चलो, तो जो डलहौजी थे उन्होंने सतारा, नागपुर, झांसी को अपने कंट्रोल में किया थ्रू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब क्या होता था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में, शायद आगे हो या नहीं हो तो हम देख लेते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ऐसा कहती थी कि अगर किसी किंग का कोई बायोलॉजिकल हायर ना हो, मतलब उसका अपना पैदा किया हुआ अगर बेटा नहीं है, तो वो किंगडम ब्रिटिशर्स को ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर उस किंगडम ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया है। तो सपोज करो उसने सब्सिडरी अलायंस पे साइन कर दिया है, तो सब्सिडरी अलायंस पे अगर उसने साइन कर दिया है और उसका कोई अपना बच्चा नहीं होता है और वो भी बेटा नहीं होता है, तो वो पूरा के पूरा किंगडम किसको मिल जाएगा? किसके अकाउंट में चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक हुई बात, है ना। मतलब आप एडॉप्टेड सन को अपने बेटे उसको अपना किंगडम दे नहीं सकते हो। ठीक है, द एनेक्सेशन ट्रांसफॉर्म द करेजियस रानी ऑफ झांसी इनटू स्टॉन्च एनिमी ऑफ द ब्रिटिश। और बेटा जब ब्रिटिशर्स ने थ्रू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जब झांसी को एनेक्स करने की कोशिश की, तो जो करेजियस झांसी की रानी थी, रानी ऑफ झांसी थी, जो बहुत ही साहसी थी, बहुत ही हिम्मतवर थी, वो एक स्टॉन्च एनिमी बन गई ब्रिटिशर्स की, कट्टर दुश्मन, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दुश्मन, स्ट्रॉन्ग एनिमी बन गई किसकी? ब्रिटिश की। ठीक है, और उन्होंने बहुत अच्छे से फाइट भी की ब्रिटिशर्स से, पर लड़ते लड़ते उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी साइड से तो हर संभव कोशिश की, है ना, जितना वो कर सकती थी उन्होंने किया। झांसी की रानी के साथ प्रॉब्लम क्या थी बच्चा? इनका जो अपना बेटा था वो बहुत ही जल्दी उसकी डेथ हो जाती है, तो ये एक एक लड़के को अडॉप्ट कर लेती हैं। तो ब्रिटिशर्स कहते हैं देखो अडॉप्टेड सन तो अलाउ ही नहीं है ना, आपके बेटे की तो हो चुकी है डेथ, तो अब आपका किंगडम किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा थ्रू पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब नाना साहेब की अगर हम बात करें, तो जो नाना साहेब थे बेटा वो पेशवा बाजीराव टू के बेटे थे। ठीक हुई बात, नाना साहेब कौन थे बच्चा? पेशवा बाजीराव टू के बेटे थे।
प्रिजनर्स ऑफ द ब्रिटिश, पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश। पेंशनर मतलब पेंशन क्या होती है बच्चा, जब तक आप काम करते हो तब तक तो ठीक है, आपके काम खत्म होने के बाद भी आपको गवर्नमेंट एक फिक्स अमाउंट में मनी देती है, क्योंकि आपने बहुत टाइम तक गवर्नमेंट को सर्व किया। ये 2004-5 में ख़त्म हुआ, नहीं तो ये पेंशन वाला जो सिस्टम था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ये चलता था कि आप 60 ईयर्स तक गवर्नमेंट में जॉब करें और 60 ईयर के बाद आपको गवर्नमेंट क्या देगी, पेंशन। तो ऐसे ये जो नाना साहेब थे, इन्हें क्या मिलती थी, पेंशन। किससे मिलती थी, ब्रिटिश से पेंशन मिलती थी, है ना। पर जो नाना साहेब थे वो थे अडॉप्टेड सन, तो ब्रिटिशर्स ने एक टाइम के बाद बोल दिया कि भाई हम अडॉप्टेड सन को पेंशन नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। नाना साहेब जो अडॉप्टेड सन थे, गोद लिए बेटे थे पेशवा बाजीराव टू के, उन्हें पेंशन नहीं दी गई। जब उनके फादर की डेथ होगी, जब तक बाजीराव टू थे जब तक इसे पेंशन दी, उसके बाद पेंशन ही नहीं दी। तो जो नाना साहेब थे वो भी इस रिवोल्ट के एक बहुत बड़े लीडर थे, नेता थे, ठीक है बात। अब हम देखेंगे बहादुर शाह जफ़र को। मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र जो दिल्ली में रहते थे, वो भी ब्रिटिश के पेंशनर थे। मतलब ब्रिटिशर्स बहादुर शाह जफ़र को भी क्या देते थे, पेंशनर देते थे। पर ये जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई बहादुर शाह जफ़र के जो सक्सेसर होंगे वो रेड फोर्ट में तो नहीं रहेंगे। ये जो बहादुर शाह जफ़र थे, ये कहाँ रहते थे, लाल किले, रेड फोर्ट में। पर ब्रिटिशर्स ने कह दिया नहीं नहीं, अब कोई इनके जो सक्सेसर है वो बहादुर शाह जफ़र के जितने भी सक्सेसर होंगे उनमें से कोई भी रेड फोर्ट में नहीं रहेगा, उन्हें कुतुब मीनार के पास दिल्ली के आउटस्कर्ट में रहना पड़ेगा, रेड फोर्ट आप खाली कर दो। तो बेटा वो लोग, दिल्ली की जनता जो बहादुर शाह जफ़र को बहुत रिस्पेक्ट करती थी, मुग़ल एम्पायर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, उसके लिए तो ये बहुत ख़राब बात होगी कि भाई अब हमारे राजा को ही आप उसके पैलेस से निकाल दे रहे हो। देखो पैलेस उसका रह वो रहा है, पर ब्रिटिश बोल रहे नहीं नहीं अब आप नहीं रहोगे। तो ये मुगल्स की डिग्निटी के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो था, मतलब उनकी डिग्निटी को लगभग पूरी तरह ख़त्म किया गया, और इससे मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए, ठीक है। वो लोग जो दिल्ली में रह रहे थे वो तो एक बात अलग है, पर ऑल ओवर इंडिया के जो मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिशर्स के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे कि आप हमारे मुग़ल एम्परर को निकाल रहे हैं। देन एनेक्सेशन ऑफ अवध। देखो इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे अवध को भी एनेक्स कर लिया। क्या 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 एनेक्स किया कि यहाँ पर माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब जो अवध है उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। जबकि अवध में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इससे भी लोग बहुत गुस्सा हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, स्पेशली द पीपल ऑफ अवध, जनरल पब्लिक ऑफ अवध। और इससे भी लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लोग बहुत गुस्से में आ गए। कुछ लोग तो प्रोटेस्ट भी करने लगे कि भाई हमारे राजा का राज आप क्यों छीन रहे हो। तो जब अवध का एनेक्सेशन हुआ, किस ग्राउंड पे हुआ कि यहाँ पर माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, चीज़ें सब सही से संभाली नहीं जा रही राजा से। स्पेशली अवध के जो लोग थे वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए ब्रिटिश से। अवध हमेशा फ्रेंडली रहा है, फेथफुल रहा है और सबऑर्डिनेट अलाय रहा था ब्रिटिशर्स का। मतलब अवध कभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं गया, उसने फ्रेंडली रिलेशनशिप रखे, अवध ने ब्रिटिश के साथ फेथफुल रहा, सबऑर्डिनेट अलाय रहा, फिर भी उसके राज्य को छीन लिया, क्या बोल के कि यहाँ पर माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। तो जो अवध के जो नवाब थे, नवाब ऑफ अवध, उन्हें भी एग्ज़ाइल में भेज दिया गया, कहाँ, कलकत्ता में। उनसे कहा कि अब आप अवध में नहीं रहेंगे, जाके कलकत्ता में रहें। तो कलकत्ता में एग्ज़ाइल में भेज दिया किसको, अवध के नवाब को। तो वहाँ के लोग बहुत गुस्सा थे बेटा, बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। फिर जो ब्रिटिशर्स थे बच्चा, वो जो ट्रीटीज़ इंडिया के साथ साइन करते थे उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते थे, बिल्कुल उस ट्रीटी की कोई वैल्यू ब्रिटिशर्स की नज़र में नहीं थी। ब्रिटिशर्स साइन कर लेते थे, जब तक उन्हें वो ट्रीटी फ़ायदे वाली लगती थी तब तक उस ट्रीटी के साथ रहते थे, फिर वो उसे खुद ही तोड़ देते थे। पर खुद तोड़ सकते हैं, पर कोई इंडियंस उसे तोड़ नहीं सकता था। तो यहाँ पर जो स्कैंट रिस्पेक्ट लिखा है, स्कैंट का मतलब होता है नॉट वेरी मच और नॉट एज मच एज रिक्वायर्ड। जितनी रिक्वायर्ड इनको रिस्पेक्ट ट्रीटीज़ को देनी चाहिए थी, ये उतनी रिस्पेक्ट देते नहीं थे, ठीक है। इंडियंस के साथ जो भी ट्रीटी साइन करते उसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते, इस ट्रीटी को जब चाहे जब तोड़ देते।
है ना, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से वो काम कर रहे थे। इससे एक सेंस ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी आ गई सबॉर्डिनेट स्टेट्स के रूलर में। मतलब जो सबॉर्डिनेट स्टेट्स के जो रूलर थे, अब वो ब्रिटिशर्स को समझने लगे, जानने लगे। उनको लगा कि भाई हम जब तक इनके काम के होंगे तब तक ही ये हमारे साथ रहेंगे, नहीं तो इन्होंने जैसे अवध के साथ किया कि माल एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस में उसको हड़प लिया, उसको एनेक्स कर लिया, ये कभी भी हमारी टेरिटरी पे एनेक्स कर लेंगे, क्योंकि इन ये हमसे साइन की गई ट्रीटी को बिल्कुल भी रेस्पेक्ट करते ही नहीं थे। स्कैंट का मीन होता है नॉट वेरी मच और नॉट एज मच एज रिक्वायर्ड। तो बात ही खत्म हो गई। दैट्स कुड फॉल ऑन देम एनी वे एट एनी टाइम। और सारे रूलर्स को ऐसा लगता था कुल्हाड़ी तो हम पे गिरेगी ही गिरेगी, शामत तो हमारी आनी ही है, आ जाए कल आए या किसी भी टाइम आए, एट एनी टाइम प्रॉब्लम में तो हम रहेंगे। तो बेटा ये सारे थे पॉलिटिकल कॉजेज। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक कॉजेज, मतलब आर्थिक रीजन। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू मनी, आर्थिक, ठीक है, रिलेटेड टू मनी। अब बेटा ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी ना कि ब्रिटिशर्स इंडियन रिसोर्सेज का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, ठीक है, और हमारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को वो कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट कर रहे थे, कम्प्लीटली नष्ट कर रहे थे, ख़त्म कर रहे थे। उन्होंने हमारे इंडियन आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन को कम्प्लीटली ख़त्म किया, हमारे कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन को पूरी तरह ख़त्म किया। तो ये जो ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिसके थ्रू ये वन बाय वन हमें क्रिपल कर रहे थे, है ना, हमसे पूरा के पूरा रॉ मटेरियल लेकर इंग्लैंड भेज रहे थे और हमारी इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म करके हमें मजबूर कर रहे थे कि हम ब्रिटिश मेड गुड्स लें, हमारे पास कोई ऑप्शन ही अवेलेबल ना हो। इससे वाइड स्प्रेड मूवमेंट छिड़ गई एमंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब हमारे फार्मर्स को भी परेशान कर रहे हैं, हमारी ट्राइबल कम्युनिटी को भी परेशान कर रहे हैं, हमारे इंडस्ट्रीज को भी परेशान कर रहे हैं। तो ये हर सेक्शन को परेशान करने में लगे हुए थे। हमारा फार्मर इनसे परेशान था, हमारी ट्राइबल कम्युनिटी इनसे परेशान थी, हमारे बिजनेसमैन इनसे परेशान थे, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो लोग इनसे परेशान थे, क्रॉप प्रोड्यूसर्स, छोटे छोटे जो आर्टिशंस थे वो सारे परेशान थे। मतलब अब वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, गुस्सा था, नाराज़गी थी टुवर्ड्स ब्रिटिश रूल। जो लैंड, बेटा पहले हम फार्मर्स को पढ़ेंगे, पीजेंट्स को पढ़ेंगे। तो पीजेंट्स की प्रॉब्लम थी क्या कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, इससे उनका जीवन और ज़्यादा ख़राब हो गया था, उनकी लाइफ में हार्डशिप आ गई थी, मिजरी आ गई थी, ठीक है। तो ये जो ज़मींदारी सिस्टम था उसमें जो फार्मर्स होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, उन्हें ज़मींदार भी एक्सप्लॉइट करता था और मनी लैंडर भी एक्सप्लॉइट करता था। अगर ज़मींदार को टाइमली वो लैंड रेवेन्यू पे ना करते तो ज़मींदार उनसे ज़मीनें ले लेता, उनसे बोलता ज़मीनें खाली करो। और अगर वो सोचते कि यार चलो मनी लैंडर से हम उधार लेके ज़मींदार को लैंड रेवेन्यू पे कर देते हैं, और अगर वो मनी लैंडर को वो अमाउंट पे नहीं कर पाते तो मनी लैंडर उनकी ज़मीनें ले लेता। मतलब किसान तो बहुत बुरी तरीके से परेशान थे, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई। ज़मींदार को भी पैसे देना ज़रूरी है, मनी लैंडर से जो उधार लिया वो भी टाइमली वापस करना ज़रूरी है। तो बहुत ही ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस इस टाइम में अडॉप्ट की जा रही थी बाय ज़मींदार और मनी लैंडर। अगर कल्टीवेटर पे नहीं कर पाता लैंड रेवेन्यू ज़मींदार्स को, और अगर वो लोन रिटर्न नहीं कर पाता मनी लैंडर को, तो उन्हें टॉर्चर किया जाता, उन्हें जेल में डाल दिया जाता। तो मतलब किसान बहुत हद तक बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो एम्पावरिशमेंट था पीजेंट्री का, मतलब जो काम चलाऊ व्यवस्था चल रही थी पीजेंट्स के साथ, ठीक है चलने दो जैसा चल रहा है, स्थिति जैसे दिन पे दिन जो किसानों की ख़राब होती जा रही थी, इससे बेटा बहुत सारी फैमाइन्स आई, न्यूमरस फैमाइन्स, भुखमरी आई, अकाल पड़ गया, ठीक है। तो पहला तो हम बोलेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी में कि फॉल्टी लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। अब बेटा लैंडलॉर्ड्स जो थे वो भी बहुत परेशान थे, उनके अंदर भी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि जिस दिन से ये बेंटेक और ये डलहौजी जैसे लोग इंडिया में आए, इन्होंने सब चौपट करके रख दिया। ये बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स को कहते कि चलो कागज़ दिखाओ,
तुम्हारे पास कहाँ है वो पेपर जिसके थ्रू पता चले कि उस ज़मीन की ऑनरशिप आपके पास है। अब बहुत सारे लैंडलॉर्ड ऐसे होते हैं जिनकी ज़मीनें तो होती पर उनके पास पेपर वर्क नहीं होता, रिटर्न कोई एग्रीमेंट नहीं होता। तो ऐसी प्रॉपर्टी को ब्रिटिशर्स अपनी प्रॉपर्टी में मिला लेते थे। उन ज़मींदार्स को, उन लैंडलॉर्ड्स को उस ज़मीन से बाहर निकाल देते थे। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे वो भी बहुत सफ़र कर रहे थे इनसिक्योरिटी के सेंस को, क्योंकि बहुत हज़ारों में जो जागीर थी उसे बेंटिक और डलहौजी ने कॉन्फिस्केट कर लिया था, मतलब सरकारी खजाने में रख लिया था। क्यों? क्योंकि जो लैंडलॉर्ड होते थे वो टाइटल डीड्स ऑफ ऑनरशिप प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, मतलब रिटर्न में कहीं लिखा नहीं दिखा पाते थे कि भाई ये ज़मीन मेरी ही है। जब अवध को एनेक्स किया एंड द स्टेट्स ऑफ द जमींदार एंड तालुकदार वर कन्फिस्केटेड, जब अवध को एनेक्स कर लिया मतलब अवध के नवाब को उनकी पोजीशन से हटा दिया, अवध ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर जो स्टेट्स थे जमींदार के, तालुकदार के, उनको भी ब्रिटिशर्स ने अपने में मिला लिया। तो ये सब दे बिकेम द सॉन एनिमीज ऑफ ब्रिटिश रूल। तो बेटा ये तीनों भी क्या बन जाते हैं? दुश्मन बन जाते हैं ब्रिटिश रूल के। कौन कौन? ज़मींदार की ज़मीनें ले ली, ज़मींदार ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हो जाएंगे। तौलकदार की ज़मीनें ले ली, तौलकदार गुस्से में आ जाएंगे। और अवध के तो स्टेट को एनेक्स कर लिया ही था। तो ये लोग दुश्मन बन जाते थे किसके? ब्रिटिश के। और सही भी बात है भाई, हमारी ज़मीनें कोई लेगा तो हम दुश्मनी तो पालेंगे ही उससे। तो जब अवध को एनेक्स कर लिया गया, बहुत सारे स्टेट्स थे जो ज़मींदार के, तौलकदार के, उन्हें भी ब्रिटिशर्स ले लेते हैं। तो ये एनिमीज़ बन जाते हैं किसके? ब्रिटिश रूल के। अब इंडियन इकोनॉमी का जितना भी इंटरेस्ट होता, मतलब जिस बात से इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा मिल पाता, उसे तो ये लोग बलि का बकरा बना देते कि नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये काम इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा दे रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ किसका सोचना है? ब्रिटिश ट्रेड और इंडस्ट्री का। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो रही है, होने दो, हमें मतलब नहीं है। हमें तो ब्रिटिश का गुड यहाँ सेल करना है, तो आप बर्बाद होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भारत की ज़मीनें ख़राब हो रही है, वो सॉइल जो वीट और राइस प्रोड्यूस कर सकती थी वो ख़राब हो रही है क्योंकि आप उसमें इंडिगो ग्रो करवा रहे। तो ब्रिटिश बोलते हैं हमें मतलब नहीं, आप तो इंडिगो ही ग्रो करवाओ बिकॉज इंडिगो इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड बाय इंग्लैंड इंडस्ट्रीज़। तो ज़मीन की चिंता नहीं करो, आप तो इंडिगो ही ग्रो करवाओ। तो इस तरीके की तो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की कि वो अपनी ट्रेड, अपनी इंडस्ट्री को सोचते थे, हमेशा इंडियन इकोनॉमी का सेक्रीफाइस करते थे। इससे बहुत कोलैप्स हुए ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के। हमारा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट तो पूरी तरह ख़त्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, कुछ बचने ही नहीं दिया बेटा। एक टाइम में हम थे, वो हम वूंड सायरन बनाते थे जिससे टिप्पू सुल्तान की तलवार बनी हुई थी कि उसमें कभी रस्टिंग नहीं होती थी और बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्नाइज था, नोन था। हमारे सदर्न स्टेट्स के लोग घर में बना लेते थे वो, ठीक है। पर आज वो तो हम बना ही नहीं पा रहे हैं, हम तो टोटली डिपेंड कर गए हैं किसके ऊपर? फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद करने का श्रेय किसको ही जाता? ब्रिटिशर्स को। नथिंग वॉज डन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही थी। क्यों करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट भी किसकी थी? ब्रिटिश की, इंग्लिश गवर्नमेंट ही थी। तो वो मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्री को तो इंडिया में डेवलप नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो इंडिया को देखते थे एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो वो कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया में खुद कुछ बने। अगर बनेगा तो फिर जो ब्रिटेन की मशीन सामान बना रही है वो कहाँ सेल करेंगे? इंडियन आर्टिशंस ने सफ़र किया, क्राफ्ट पर्सन ने सफ़र किया और अल्टीमेटली उनकी लाइफ तो पूरी तरह रियून हो गई। जो एनेक्सेशन हुआ इंडियन स्टेट्स का, उससे लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हुई, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ। देखो एक राजा होता है, एक राजा का एक पूरी किंगडम होती है, किंगडम नहीं एक पूरा कोर्ट होता है, उस कोर्ट में दसों लोग अलग 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 पोजीशंस पे काम करते हैं, ठीक है। फिर इनके दरबार में बहुत सारे सिंगर्स होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, डांसर होते हैं। अब राजा ही नहीं रहा तो ये सिंगिंग, डांसिंग, ये कोर्ट कहाँ रहेगी? तो बेटा बहुत सारे लोग लार्ज स्केल पे अनएम्प्लॉयड हुए, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ गया। जब अवध को एनेक्स कर लिया गया, जब अवध को एनेक्स कर लिया गया तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको किससे रिप्लेस किया गया? कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। इससे जो हंड्रेड्स ऑफ कोर्ट ऑफिशियल्स थे, मतलब कोर्ट में रहने वाले ऑफिशियल्स जो होते ना, दरबारी, बहुत सारे मंत्री, वो सब और उनके जो सबॉर्डिनेट्स थे, सब की जॉब्स चली गई।
अब वो अपनी लाइवलीहुड, अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, पैसा कहाँ से कमाएंगे, क्योंकि राजा नहीं रहा तो कोर्ट नहीं रही, कोर्ट नहीं रही तो जो कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, पीपल हैं, उन सब का जॉब ख़त्म। जो पोएट थे, म्यूजिशियन थे, आर्टिस्ट थे, आर्टिशियंस थे, वो भी रॉयल पैट्रोनेज पे डिपेंड करते थे। बेटा ये अपना कोई काम बहुत ज़्यादा करते नहीं थे, किंग इनको अपने किंगडम में रख लेते और कहते थे आप बहुत अच्छा गाना सीखो, बहुत अच्छा नाचना सीखो, मतलब डांस सीखो, सॉन्ग सीखो, आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हम पूरा कर देंगे। तो ये रॉयल पैट्रोनेज अब इन्हें मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि बेटा राजा ही नहीं रहा, तो राजा का पैट्रोनेज तो भूल ही जाओ। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो ब्रिटिश रूल जब इंडिया में स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने यहाँ पर स्प्रेड करना, फैलाना चालू कर दिया कि इसको वेस्टर्न कल्चर को बहुत ही पॉजिटिव वे में ये स्प्रेड कर रहे थे वेस्टर्न कल्चर को, क्योंकि इनको लगता था कि हमसे महान तो कोई कल्चर है ही नहीं, इंडियंस तो अनसिविलाइज लोग हैं, इन्हें तो कुछ नहीं आता, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ब्रिटिशर्स टू सिविलाइज देम। इसलिए बहुत पॉजिटिवली वो अपने कल्चर को इंडिया में स्प्रेड कर रहे थे। लोग बहुत डिस्टर्ब थे इस रैपिड स्प्रेड ऑफ एलियन सिविलाइजेशन। हम तो ब्रिटिशर्स की तरह नहीं थे, हमारे यहाँ तो जॉइंट फैमिली का सिस्टम चलता था, ये न्यूक्लियर फैमिली में बिलीव करते हैं, थोड़े ओपन माइंडेड होते हैं, हमारे यहाँ लोग कंजर्वेटिव होते हैं। तो इस अलाइन सिविलाइजेशन, एक अद्भुत अजीब सी जो सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, उसको इंडियंस पसंद नहीं कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थ्रेट थी, चेतावनी थी, डर की तरह थी, किसके लिए, इंडियन सोसाइटी और कल्चर के लिए। ठीक है, अब इंडियंस लोग इसको थ्रेट की तरह देखने लग गए थे। बहुत सारे मेजर्स लिए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, जिससे हमारे लोग बहुत ज़्यादा एनरेज्ड हुए। एनरेज्ड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, तो भाई इससे भी हमारे इंडियंस बहुत ज़्यादा एनरेज्ड थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा थे अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। फिर कुछ सोशल रिफॉर्म्स किए ब्रिटिशर्स ने, जैसे एबोलिशन ऑफ सती प्रथा को ख़त्म कर दिया। पहले एक प्रथा होती थी बेटा, जिसमें जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो औरतों को जिंदा ही उनकी चिता के ऊपर बैठ के जला दिया जाता था। तो इस सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने बैन किया। फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड, बेटा पहले ऐसा होता था राजस्थान और हरियाणा वगैरह में, तो कहीं कहीं आज भी आपको देखने को मिलता है कि अगर लड़की पैदा हो जाती थी किसी घर में, तो उसे पैदा होते ही मार दिया जाता था। तो ब्रिटिशर्स ने बोला नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा भाई, आप लड़कियों को नहीं मारो। फिर विडो री मैरिज एक्ट लेके आ गए ब्रिटिशर्स की, विधवाओं की फिर से शादी कर दी जाए। उस टाइम में ये बहुत ही रेडिकल मूव था, रेवोल्यूशनरी मूव था कि आप विडो की री मैरिज करा देनी, तो जिनके हस्बैंड की एक बार डेथ हो जाती है, उनकी कभी दूसरी शादी इंडियन सोसाइटी में तो एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो ये जो 3 सुधार किए, इससे तो हमारे लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। कुछ लोग होते हैं ना जो अच्छे काम में भी बुराई निकाल लेते हैं, मतलब ये तो अच्छे काम थे ना, क्यों लड़कियों को पैदा होते ही मारोगे आप, क्यों किसी जिंदा औरत को मरे हुए आदमी के साथ जला दोगे, क्यों वो लड़की जो बहुत छोटी थी, अब वो विडो हो गई तो उसकी आप शादी दोबारा नहीं कर रहे हो। पर हमें ये अच्छे नहीं लग रहे थे हम इंडियंस को, तो हमने इन्हें भी बैड की कैटेगरी में रखा कि भाई ये तो हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर देंगे, हमारे कल्चर को करप्ट कर रहे हैं। फिर विमेन एजुकेशन को जैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया, वैसे ही डीप रिसेंटमेंट आया इमंग द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी के वो लोग जो बहुत ही रूढ़िवादी सोच रखते हैं, बहुत ही कंजर्वेटिव हैं, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हैं, उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हमारी विधवाओं की शादी करवा रहे हो आप, ये गलत बात है ना, नहीं करवाओ। आपने तो अब औरतों को पढ़ने का राइट दे दिया, लड़कियों को पढ़ने का राइट दे दिया, ये भी गलत है। लड़कियां पढ़ेंगी तो प्रॉब्लम होगी सोसाइटी में, ऐसा कौन कहते थे, हमारे कंजर्वेटिव लोग। पर ब्रिटिशर्स को करना था तो कर गए। उन्हें ऐसा लग रहा था हमारे ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस को कि ये जो हम काम कर रहे हैं, सती प्रथा को ख़त्म करना, वीमेन एजुकेशन देना, ये डेलिब्रेट अटैम्प्ट है ब्रिटिशर्स का कि ये हमारे रिलीजन की सेंटिटी को, हमारे सोशल कस्टम्स की सेंटिटी को, हमारी अवधारणाओं को, हमारे विचारों को, हमारे कस्टम को, ट्रेडिशन को ये जानबूझ के ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए ये इतने सारे चेंजेस कर रहे हैं। फिर बेटा इसके अलावा मिशनरी का रोल भी कोई कम नहीं था। द एफर्ट्स टू ऑफ द मिशनरी टू कन्वर्ट पीपल इनटू क्रिश्चियनिटी, कंटिन्यूसली मिशनरी क्या कर रही थी, जो इंडियन हिंदू थे या इंडियन मुस्लिम थे उन्हें काय में कन्वर्ट कर दे रही थी, क्रिश्चियंस में।
ये कोई ऐसा नहीं है कि हवा में बातें की जा रही है, ऐसा सच में होता था और बेटा आज भी हो रहा है कि बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटी से लोगों को पकड़ के ले आते हैं, उनको ऑफिशियल पढ़ाई वढ़ाई देते हैं, खाना वाना देते हैं और कहते हैं कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी, और वो अपने आप को कन्वर्ट कर भी लेते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक ऑफ लाइवलीहुड। इस वजह से वो लोग बोलते हैं चलो क्रिश्चियन बन के अगर खाना मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, खा लो। तो मिशनरीज कंटिन्यूसली लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रही थी, जिससे भी लोग बहुत परेशान थे। कुछ जो मिशनरीज थी वो रिलीजियस बिलीफ को रिडिक्यूल करती थी कि भाई तुम्हारे जो रिलीजियस बिलीफ है ये गलत है, तुम्हारी प्रैक्टिसेस ऊट पटांग है, ना हिंदूज को कुछ आता है ना मुस्लिम को कुछ आता है, तुम लोग तो बस फालतू जादू टोने में बिलीव करते हो, तावीज़ में बिलीव करते हो। बहुत चिढ़ाते थे वो हिंदू और मुस्लिम्स को, और चिढ़ा चिढ़ा के लोगों को बोलते थे कि तुम लोग भैया कन्वर्ट कर जाओ, जो तुम्हारे फेथ हैं बिल्कुल अच्छे नहीं है। इससे और ज़्यादा हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती थी, रिलीजियस सेंटिमेंट हमारे आहत होते थे। फिर उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया इंडिया में। जैसे ही वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में आई, जो पंडित्स की जो पोजीशन थी, मौलवी की जो पोजीशन थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई। पहले हमारे यहाँ पंडित गुरुजी जो होते थे वो पढ़ा देते थे, मदरसे में मौलवी पढ़ा देते थे। तो इसे भी इस तरीके से देखा गया कि भाई ये वेस्टर्न एजुकेशन ला के हमारे एंशियंट ट्रेडिशन पे अटैक कर रहे हैं, हमारी वैल्यूज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं।